जय हिंद दोस्तों, ये जो हिंद चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं जीव विज्ञान में डीएनए की संरचना के बारे में बताया था और पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक होता है या कह सकते हैं जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होता है वह क्या होता है, एक बहुलक बताया था मैंने। और तथा उसके साथ साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि जो डीएनए की लंबाई होती है वह न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड होता है किसी भी डीएनए में वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया था कि पॉली मींस क्या होता है, बहुत से होते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड मींस आपको बताया था, न्यूक्लियोटाइड मींस तीन चीज बताया था। मैं आपको नाइट्रोजन क्षार के बारे में बताया था, अगर वीडियो पिछली नहीं देखे होंगे तो वहां देख लेंगे। उसके बाद फास्फेट ग्रुप के बारे में बताया था, तब इसके साथ पेंटोज शर्करा के बारे में भी आपको बता दिया था। उसके साथ में बताया था कि पेंटोज शर्करा दो प्रकार का होता था, एक था डीऑक्सी राइबोस शर्करा कह सकते हैं, शर्करा कह सकते हैं, डीऑक्सी राइबोस शर्करा या डीऑक्सी शर्करा कह सकते हैं। दूसरा था राइबोज, सिर्फ और सिर्फ राइबोस शर्करा होता था। तो इसमें से डीएनए की संरचना के लिए डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी वाली शर्करा हम चुने थे। साथ साथ में नाइट्रोजन के बारे में बताया था, फास्फेट ग्रुप के बारे में बताया था, PO4 और किस प्रकार से था, पेंटोज शर्करा की मैंने डेफिनेशन भी आपको बताई थी। उसके बाद मैंने नाइट्रोजन क्षार के बारे में बता दिया था कि नाइट्रोजन जो क्षार होता है यह मेनली दो प्रकार का बताया था मैं आपको। एक बताया था प्यूरिन और दूसरा बताया था पिरिमिडीन। अब प्यूरिन को भी मैंने बता दिया था कि यह ग्वानिन होता है एक, अगर आप नहीं देखें तो वीडियो देख सकते हैं पिछली वाली। और दूसरा एडनिन और ग्वानिन होता है, या ग्वानिन एडनिन लिख सकते हैं, एडनिन ग्वानिन कुछ भी लिख दीजिए, एडनिन ग्वानिन। उसके बाद आपको पिरिमिडीन के बारे में बताया था कि यह जो तीन प्रकार के होते हैं, इसमें आप एक लिख सकते हैं साइटोसिन थे, एक था साइटोसिन, एडनिन ग्वानिन साइटोसिन, उसके बाद थायमिन था और उसके बाद यूरेसिन था। तथा इसमें मैंने आपको बताया था कि प्यूरिन जो है यह एकल श्रृंखला होती है, इसमें एक श्रृंखला पाई जाती है, जबकि पिरिमिडीन में दो श्रृंखला पाई जाती है। मैं आज जो है आपको बताऊंगा कि इससे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो न्यूक्लियोटाइड एक होता है यह किसका बना होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं लोग। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें हम जैसा कि आपको पहले यहाँ एक संरचना छोटी सी बना दिए हैं डीएनए की, और इसमें जो होता है यह जो इसका बाहरी वाला छोर होता है, यहाँ दिखाई दे रहा है, जो इसका बाहरी वाला छोर होता है यह इसका क्या न्यूक्लियोटाइड यानी यह इसका क्या होता है, रीढ़ होता है। क्या होता है? एक रीढ़ होता है, कह सकते हैं, बैकबोन कह सकते हैं। और यह जो बैकबोन बना हुआ होता है, यह बैकबोन जो मेनली बना होता है यह PO4 प्लस शर्करा यानी PO4 प्लस शर्करा का बना होता है। किसका बना होता है? PO4 प्लस शर्करा यानी फास्फेट ग्रुप तथा जो डीऑक्सी शर्करा होती थी उसका यह जो है न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है, यानी यह इसका जो है श्रृंखला जो होती है या किसकी बनी होती है, इसका बाहरी छोर किसका बना होता है? फास्फेट ग्रुप का, तथा इसके साथ साथ में डीऑक्सी शर्करा होती है। उसके बाद दूसरी चीज मैं आपको इसमें बताता हूं कि इसमें जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, वह जो होते हैं वह अंदर की तरफ होते हैं। कहां होते हैं? अंदर की तरफ रहते हैं, ठीक है। यहां देखिए ए बराबर हम लिखे हैं T। अब यहाँ बराबर जो है या बराबर का चिन्ह जो होता है, यह चिन्ह को क्या दर्शाता है कि ए जो होता है हमेशा डबल बांड यानी एक हाइड्रोजन बांड होता है और ए डबल बांड T के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन का जो बांड रहता है वह डबल है। इसमें कौन सा बांड है? डबल है। जबकि जो C रहता है वह हमेशा G के साथ ट्रिपल बांड के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन बांड। अब देखिए यहां हम एक बार फिर से आपको बताते हैं कि हमने बताया था प्यूरिन और पिरिमिडीन, आपको बताया था पिरिमिडीन बताया था। तो प्यूरिन में मैंने दो चीज बताई थी, एडेनिन बताया था और ग्वानिन बताया था, ठीक है ना, एडेनिन और ग्वानिन। जबकि इसमें तीन चीजों को बताया था, हालांकि जैसे साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिन। और मैंने आपको बताया था कि यूरेसिन का इसमें कोई काम नहीं होता, क्योंकि जो
बनाया जाता है, डीएनए की जो संरचना होती है उसमें यूरेसिल होता है अनुपस्थित होता है। तो देखिए ए के साथ जो होता है हमेशा क्या रहता है, टी रहता है। वह कौन से बांड के साथ रहता है, डबल बांड के साथ रहता है। जबकि सी के साथ जो जी रहता है, सी के साथ क्या, जो यह जी रहता है वह हमेशा हाइड्रोजन के ट्रिपल बांड के साथ एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डबल बांड टी, सी ट्रिपल बांड जी, यानी साइटोसिन ट्रिपल बांड के साथ ग्वानिन से जुड़ा हुआ होता है, या ग्वानिन जो होता है हम ग्वानिन को भी पहले लिख सकते हैं, साइटोसिन को भी बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं इसका जो व्यास होता है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं जो डीएनए का व्यास होता है। ठीक है, कह सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, हाँ डीएनए का जो होता है व्यास वह होता है 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितने का होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसका व्यास जो होता है वह कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यह इसके सिरे जो होते हैं, देखिए अगर इसका एक साइड 5 डैश है तो इसका जो दूसरा साइड होगा हमेशा क्या होगा, 3 डैश होगा। यदि इसका एक सिरा जो है 3 डैश है तो इसका दूसरा सिरा क्या होगा, 5 डैश होगा। और यह हमेशा क्या रहते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, कभी यह एक जगह मिलते नहीं है। इसीलिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 डैश टू 3 डैश या 3 डैश टू 5 डैश, इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एक पिच की। ठीक है, तो जो एक पिच की दूरी होती है, ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि एक पिच कहाँ किसको जाता है। तो देखिए जो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया पहले ही, जो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसी को हम कहते हैं एक पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, एक पिच कहते हैं, यानी 10 न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक पिच का निर्माण करते हैं। और एक पिच जो होती है इसका जो टोटल दूरी जो इसकी होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो एक पिच की दूरी कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम हो गई। अब यहां कह सकते हैं कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहां मिटाते हैं हम, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो यहां ले सकते हैं। उसके बाद हम चलिए अब मिटाते हैं और आपको आगे बताते हैं। अगर किन्हीं 2 न्यूक्लियोटाइड की दूरी पूछता है, किन्हीं 2 न्यूक्लियोटाइड की जो दूरी होती है, वह भी 2 न्यूक्लियोटाइड की जो दूरी होती है वह 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी यहां से देखिए अगर यहां से इसकी दूरी मापी जाए, एक न्यूक्लियोटाइड पूरा ये हो गया और दूसरा न्यूक्लियोटाइड पूरा ये हो जाएगा, तो इससे इसकी जो दूरी होती है वह कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो दोस्तों इस तरीके से पूरे डीएनए की संरचना होती है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि आपको जो है न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, उसमें आप जोड़ लेंगे नाइट्रोजनी क्षार जोड़ लेंगे, पेंटोस शर्करा जोड़ लेंगे, फास्फेट समूह जोड़ लेंगे। अब नाइट्रोजनी क्षार को मैंने प्यूरिन और पिरिमिडीन में बताया था, प्यूरिन को एडेनिन ग्वानिन बताया था, पिरिमिडीन को उसमें कह सकते हैं हम लोग थायमिन और साइटोसिन। यूरेसिल अभी को छोड़ देंगे क्योंकि यूरेसिल जो होता है आरएनए में होता है। ठीक है, तो अब यह 4 हो गए। अब यह चारों जो होते हैं, या जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जो डीएनए होता है, इसका आंतरिक संरचना करते हैं सब, जबकि इसका जो बाह्य संरचना यानी इसका कंकाल कह सकते हैं, इस कंकाल की संरचना जो होते हैं कौन कौन करता है, तो कह सकते हैं शर्करा प्लस जो PO4 था, ठीक है, PO4 यानी जो यह फास्फेट समूह था और उसके साथ साथ यह डिऑक्सी शर्करा थी, इसके रीढ़ का काम करता है। और बांड की बात कर लिए हम लोग कि ए बराबर जो होता है टी होता है, लेकिन ए के साथ टी जुड़ता है दूसरे बांड के साथ, डबल बांड के साथ या हाइड्रोजन बांड होते हैं, जबकि साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ता है ट्रिपल बांड के साथ। इसको हम किसी क्रम में, एक निश्चित क्रम में हालांकि रखते हैं, लेकिन इसको कहीं भी हम रख सकते हैं। उसके बाद हम बात किए कि नाइट्रोजन का जो बैकबोन, इसको हमने बता ही दिया, नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वहां अंदर की तरफ होते हैं और किन्हीं 2 न्यूक्लियोटाइड की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि 10 न्यूक्लियोटाइड अगर मिलते हैं तो एक पिच का निर्माण होता है और एक पिच बराबर जो होता है पूरा 34 एंगस्ट्रॉम इसका होता है, 34
एंगस्ट्रॉम इसकी दूरी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। और अब इसके बाद इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं आरएनए के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं आरएनए में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है तथा उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, और आरएनए कितने प्रकार का होता है मेनली। अब उसको हम शुरू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं आरएनए के बारे में। सबसे पहले तो हम आरएनए के बारे में आपको बताएंगे और इसके बाद जानेंगे इसके प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले आरएनए को हम जान लेते हैं आरएनए होता क्या है। तो आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, या भी इसकी प्रवृत्ति जो होती है अम्लीय होती, क्या होती है, अम्लीय, यानी यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। साथ साथ में डीएनए से पहले जो आनुवांशिक पदार्थ था उसको हम लोग कहते हैं आरएनए, यानी आरएनए जो होता है इसको माना जाता है कि यह पहला आनुवांशिक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग नहीं आए थे, पहले जो है जीवाणु, बैक्टीरिया, ऐसे छोटे जीव आए थे जिसको हम नग्न आंखों से देख नहीं पाते हैं, जिनके अंदर जो होता है डीएनए आनुवांशिक पदार्थ का काम नहीं करता है, बल्कि कौन करता है, आरएनए करता है। ठीक है ना। तो या जिन कह सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक वाले जीव होते हैं, जितने भी जीव प्रोकैरियोटिक्स के होते हैं उनमें ज्यादातर जो होते हैं आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थों का कार्य करते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें पाया क्या था। तो आरएनए जो होता है यह सूचनाओं को निहित करता है, यानी इकट्ठा करता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर भी करने का काम करता है। तो आरएनए जो है आनुवांशिक सूचनाओं को निहित करने की, यानी इसमें जो है आनुवांशिक सूचनाओं को निहित यानी समेटने की भी क्षमता पाई जाती है। मैं बताऊंगा आपको, जब आरएनए का प्रकार पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वह आनुवांशिक सूचनाओं को इकट्ठा करता है, ट्रांसफर करता है तथा निर्माण करता है, प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करता है किस प्रकार से। उसके बाद देखते हैं आरएनए जो होता है जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको क्या करता है, उत्प्रेरक करने का काम करता है। क्या करता है, उत्प्रेरक करने का काम करता है, यानी रासायनिक क्रिया, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं इसमें होती है, चाहे वह किसी भी एंजाइम, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है हालांकि वह किसके द्वारा होती है, तो वह एंजाइमों के द्वारा होती है, तो उनके द्वारा है क्या करता है, उत्प्रेरक करता है। आरएनए जो होता है उसको उत्प्रेरक करता है। उसके बाद देखते हैं आरएनए का जो विकास हुआ है, तो आरएनए का विकास जो हुआ है वह डीएनए से पहले हुआ था। ठीक है ना। और डीएनए का तो पूछेगा भैया डीएनए का कहां से हुआ, तो डीएनए का जो विकास हुआ इसे आरएनए के कुछ समय के बाद जो रासायनिक परिवर्तन हुए, और रासायनिक के परिवर्तन हुए तो उसके बाद डीएनए का विकास उससे हुआ। किसका विकास हुआ, डीएनए का विकास हुआ। अब आज भी कुछ विषाणु ऐसे हैं जिनमें आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थों का काम करते हैं। जैसे कुछ जीवाणु में हम देख लेते हैं, जैसे आपको इन्फ्लुएंजा मिल जाता है, टीएमवी मिल जाता है, एचआईवी विषाणु, यह तो सबसे पॉपुलर बीमारी होती है एचआईवी, जिसको ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी कहा जाता है। और यह जीवधारियों में देखते हैं या मनुष्यों में भी कई प्रकार से कई लोगों को पाए जाते हैं ऐसे रोग, और इनसे इसी से क्या होता है, एड्स की बीमारी फैलती है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा भी एक प्रकार का क्या है, वायरस भी है। ठीक है। और उसके बाद पोलियो माइलिटीज जो है यह भी पोलियो की एक क्या नाम से वायरस होता है, पोलियो रोग जो फैलता है। उसके बाद देखते हैं टीएमवी। तो टीएमवी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजैक वायरस, या टोबैको मोजैक वायरस लिख सकते हैं, टोबैको मोजैक वायरस, यानी कह सकते हैं यह तंबाकू में पाया जाने वाला एक प्रकार का रोग होता है। ठीक ना। तो इनमें जो होता है विषाणु जो होते हैं, इनके जो विषाणु होते हैं वही आरएनए का, यानी जो होते हैं आनुवांशिक पदार्थ का काम करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं को पहुंचाना तथा आनुवांशिक पदार्थ मतलब जीन को भी ट्रांसफर करना होता है। उसके बाद देखते हैं कुछ विषाणु जो होते हैं उसमें बैक्टीरिया या कुछ जीवाणु जो होते हैं, कह सकते हैं में बैक्टीरियोफेज, जैसे कुछ जीवाणुओं में भी आनुवांशिक पदार्थ का काम यही आरएनए करते हैं। जैसे आपको बैक्टीरियोफेज मिल जाता है, I2 मिल जाता है, MS2 मिल जाता है, R17 मिल जाता है आपको। तो इनमें जो होते हैं जीवाणु जो होते हैं, इनके जो जीवाणु होते हैं इनमें आनुवांशिक पदार्थों का काम कौन करता है, तो इसमें जो आरएनए का इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है वह आरएनए करता है। उसके बाद आते हैं पौधे का के अधिकांश विषाणु, यानी जो पौधे होते हैं उनमें जितने भी प्रकार के विषाणु पाए जाते हैं उनमें जो अधिकांश यानी ज्यादातर होते हैं उसमें आनुवांशिक पदार्थों का काम भी यही करता है, यानी आप कह सकते हैं आरएनए ही करता है। अब इसके बाद चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद थोड़ी सी चर्चा हम और आरएनए के बारे में करते हैं और उसके बाद इसके टाइप के बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बाद की प्रक्रिया जो होती है। तो जैसा कि यह जो आरएनए होता है इसका मुख्य कार्य जो होता है वो ऐसे
आनुवंशिक पदार्थ के साथ साथ जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। किसका? प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। तो देखते हैं जो डीएनए होता है, डीएनए से जो एमआरएनए की प्रक्रिया या टोटल प्रक्रिया जो होती है प्रोटीन संश्लेषण के लिए की जा रही है, तो डीएनए से जो एमआरएनए के बनने की क्रिया होती है उसे हम लोग अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुलेखन, या इंग्लिश में इसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, क्योंकि डीएनए से एमआरएनए की संरचना होनी, क्योंकि एमआरएनए जो होता है यह मैसेंजर होता है और यही जो है प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। तो डीएनए से जो एमआरएनए की बनने की क्रिया होती है उसे अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जबकि एमआरएनए से प्रोटीन के बनने की क्रिया जो होती है इसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, हिंदी में से अनुवादन कहते हैं। तो डीएनए से एमआरएनए के बनने की क्रिया क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन होती है। एमआरएनए से प्रोटीन के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। अब उसके बाद हम जानेंगे कि ऐसे विषाणु जिनमें डीएनए नहीं पाया जाता है, जैसे कुछ विषाणु होते हैं उसमें डीएनए की नहीं पाए जाते हैं, तो वहां पर जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, जिस विषाणु में डीएनए नहीं पाया जाता है वहां पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होता है कि सबसे पहले जैसे विषाणु है कोई, तो इसमें आरएनए पाया जा रहा है, तो अब आरएनए से डीएनए, आरएनए से सबसे पहले क्या बनेगा? डीएनए बनेगा, क्योंकि जो डीएनए होता है इसी के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण यानी एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन की संरचना होती है। तो डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा, क्योंकि यह उल्टी प्रक्रिया हो रही है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, यहाँ पे आरएनए से डीएनए की संरचना की जा रही है। तो आरएनए से जो डीएनए की क्रिया होती है इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, या फिर कहेंगे प्रतिलोम यानी उल्टा, प्रतिलोम अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलोम अनुलेखन कहते हैं, यानी एमआरएनए से आरएनए से डीएनए की बनने की क्रिया जो होती है उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और हिंदी में इसे प्रतिलोम अनुवादन कहते हैं, प्रतिलोम अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए की जो संरचना होती है उसे वही चीज हम कहेंगे, एमआरएनए की जो संरचना होगी उसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और फिर एमआरएनए से प्रोटीन की जो बनने की क्रिया होगी इसे हम अनुवादन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली यह चीज है कि यह क्रिया सिर्फ उसी में पाया जाता है, उसी विषाणु में पाया जाता है जिनमें डीएनए नहीं होता है। तो जिनमें डीएनए नहीं होगा उसमें रिवर्स प्रतिलोम होगा, या कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जिनमें डीएनए पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? उसको हम ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन कहेंगे। लेकिन जिन विषाणुओं में जो होता है डीएनए नहीं पाया जाता उनमें आरएनए से डीएनए की संरचना होती है। तो आरएनए से जब डीएनए की संरचना होती है तो उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और फिर डीएनए से एमआरएनए की जो संरचना होगी इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और उसके बाद जो एमआरएनए से प्रोटीन की संरचना होगी इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। अब प्रतिलोम अनुलेखन जो होता है या कोई प्रकार का अनुलेखन होता है एक एंजाइम की उपस्थिति में होता है, ठीक है? या जो एंजाइम होते हैं उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाता है। जो एंजाइम होते हैं यानी प्रतिलोम अनुलेखन के लिए जो एंजाइम जिम्मेदार होता है जिसकी उपस्थिति में होता है उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर कर देंगे, तथा अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो हम लोग बनाएं वह उसका जो नोटिफिकेशन है वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसके बाद का जो चैप्टर है वह दोस्तों मैं जो आरएनए का प्रकार है, ठीक है ना, वह मेनली 3 प्रकार का होता है, कह सकते हैं टीआरएनए, एमआरएनए तथा आरआरएनए। इसका मैं जो जिक्र है या फिर इसकी चर्चा जो मैं अगले वीडियो में करूंगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।